आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं महेंद्र राजभर जो जागो के सचिव हैं और राजभरों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ये अभी तक इन्होंने किया है, इस पे आज हमारी चर्चा होगी। तो महेंद्र जी, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको आपके स्टूडियो में आने का हमारा सौभाग्य रहा कि यहाँ से एक संदेश हम जो लेकर मिशन निकले हैं समाज का, वो समाज में ये कहाँ तक लड़ाई पहुँची है उसको जानकारी भी आपके माध्यम से मिल जाएगा और समाज इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेने का काम करेगा, क्योंकि कहा गया है जब जागो तभी सुबेरा। समाज अभी इस बात को समझ रहा है धीरे धीरे कि लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्या हो रहा है। पारदर्शिता के तहत महेंद्र राजभर आज़ाद इस समाज की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और कहाँ तक उसमें कामयाबी मिली है? देखिए, ये लड़ाई अनुसूचित जनजाति की लड़ी जा रही है, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे समाज के प्रथम विधायक रहे माननीय दूधनाथ राजभर जी, जिन्होंने 81-82 में अष्टम विधानसभा में एक रिपोर्ट बनवाए थे। वो रिपोर्ट थी अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भेजने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश या क्या उस समय की परिस्थितियां रही, लोगों ने अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव नहीं जाने के न पहुँचे अनुसूचित जाति का प्रस्ताव चला गया, जबकि जनजाति का जाना चाहिए। और 3 बार से ये प्रस्ताव गया और तीनों बार हमारा प्रस्ताव खारिज हो गया। खारिज होने का कारण था कि हम अनटचेबल नहीं हैं, हम उसमें हम मानक पूरा नहीं करते हैं, हमारी वो कैटेगरी नहीं है, हम जनजाति हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 राज्य हैं। और जो कहा गया काका कालेकर का जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट प्रथम बैकवर्ड कमीशन में बनाया गया था, जिसमें 56 जातियों की एक सूची थी जनजातियों की, और उन जनजातियों में एक समूह था, उस जनजातियों का समूह रखा गया गोंड। उसमें हम भी पार्ट हैं, तो हम पार्ट है तो कुछ जातियों को पिक एंड चूज करके रखा गया और हमको छोड़ दिया गया, क्योंकि हम 3 राज्य में अगर हैं तो हमको यहाँ जहाँ हमारी आबादी नगर है वहाँ हम जनजाति हैं, जहाँ हमारी आबादी है यहाँ हम डिस्प्यूट है, मतलब विवादित है, कभी ओबीसी, कभी पता चला कि विमुक्ति, जबकि हम दोनों में रहने योग्य नहीं है। और आपको बता दें कि जो विमुक्ति है वो कोई आरक्षण नहीं है, वो एक सुविधा है, एक सुविधा मिला था शिक्षा के लिए, जबकि वो संशय का लाभ है। वो हमारे समाज में उसका कोई न ओबीसी है न एसटी है, ये लोग क्लियर नहीं है। लेकिन हम जो लड़ रहे हैं वो नोटिफाई नहीं है, हम नोटिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव जाए और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का में अधिसूचित करने का सरकार काम करेगी। तो हमारे दर्शकों को जरा समझाएं कि इससे फ़ायदा क्या होने हैं, कहाँ कहाँ पे उनको लाभ मिल पाएगा। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इसका लाभ नहीं जान पाते। देखिए, लाभ क्या है? लाभ आप जान लीजिए कि 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ापन इतना हमारा है कि हम जो शिक्षा नीति रही, जब शिक्षा नीति जैसे जो कहा जाए कि जो कम फीस था उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, आज अधिक फीस है फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये जनजाति का आरक्षण मिलने से ये फायदा ये होगा कि हमको सारी सुविधाएं फ्री का मिलेगा। फ्री का मतलब कि हमको IAS PCS की जो कोचिंग होती है, उस कोचिंग में हमको फ्री कोचिंग मिलने का अवसर मिलेगा। तो हमारे पास जो फ्रस्ट्रेट होने का, जैसे बच्चे पेमेंट नहीं होता है, फीस नहीं मिलती है, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि पापा फीस नहीं दिए। अगर आज फ्री रहता तो उनको फीस पे बर्डन नहीं रहता, वो लड़का फ्री माइंड से पढ़ता। तो हम ये चाहते हैं कि गरीब समाज को अगर सुविधाएं फ्री का मिल जाए, फ्री का मतलब कि उनको संवैधानिक अधिकार जो है, सभी समाज को संवैधानिक अधिकार मिला है, लेकिन राजभर समाज को आज भी संवैधानिक अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खाने का देखना पड़ रहा है। तो ये जन जागरण यात्रा से हमको ये फायदा ये मिला कि हमने समाज की गरीबी देखी। मैं तो समझा कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन एक बहुत पहले आपने देखा होगा एक पिक्चर थी, उसमें गाना था, दुनिया में कितना गम है फिर मेरा गम कितना कम है। मतलब दुनिया में बहुत गरीब है, हम तो बहुत ऊपर हमको अपने आप में लगा। तो इस गरीबी को देखने के बाद लगा कि इस समाज को ये अधिकार
यह कहा जा कि बहुत ही अनिवार्य है, अगर ये अधिकार मिल जाता है तो हमारा समाज आज तक एक IAS नहीं बना है। जब आर्थिक की स्थिति मजबूत होगी, शैक्षणिक स्थिति मजबूत होगी, पिछड़ापन दूर होगा, तो हमारा समाज भी सामाजिक समानता में बराबरी का भागीदारी बने, बराबरी का हिस्सेदारी रहे। और इस आरक्षण से मिलने से कम जो आप देखते होंगे कि OBC का कोई भी लड़का अगर MBBS का अगर क्वालिफाई करता है एडमिशन के लिए, नीट क्वालिफाई करता है, तो OBC का अगर प्राइवेट बढ़िया कॉलेज मिल गया तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अगर ST से हो जाता है, सरकारी कॉलेज में जाएगा, 5 से 6 लाख रुपया में MBBS कर लेगा, तो 5 से 6 लाख में हमारा राजभर समाज इतना है कि 10-10, 5-5 हज़ार रुपया करके एक गरीब बेटे को MBBS बना सकता है। लेकिन जहाँ करोड़ों की है वहाँ हमारा समाज MBBS बनाने में असमर्थ है और नहीं हो पाता है। कुछ है संपन्न परिवार के, तो एक दो के विकास होने से समाज का विकास नहीं होगा। जिसे 1-2 नेता हमारे मंत्री बन जाए, उनका परिवार विकसित हो सकता है, क्षेत्र का विकास हो सकता है, लेकिन समाज का विकास समाज के अधिकारों से होगा। जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार में जो संवैधानिक संरक्षण है, उस संवैधानिक संरक्षण की लड़ाई है। तो ये शिक्षा में तो उनको अधिकार मिल जाएगा, और नौकरियों में कहाँ तक अधिकार मिलेगा और कहाँ पे उनको जो है फायदा मिलेगा इसका? देखिए, नौकरियों में आपको जितनी भी देश की पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी तंत्र है, सारे तंत्रों में हमको एक परसेंटेज है, जो ST का एक परसेंटेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट 2% देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब बोल के 7.5%। अगर 7.5% में भी UPSC का अगर परीक्षा होता है तो हम कहते हैं कि 1000 है तो 70-75 UPSC क्रैक करेंगे। उसमें अगर सुविधाएं मिलती हैं तो हमारे समाज के भी 2-4 लड़के हर साल निकलते आएंगे। तो कहा गया है कि वोट से हम CM और PM बना सकते हैं, लेकिन अधिकार से हम SP DM बन जाएंगे। तो हम SP DM के अगर करेंगे तो नेताओं की जो खादी है वो 5 साल के लिए है।